हेलो स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं चैप्टर 8 की तीसरी हेडिंग कोशिका का समग्र अवलोकन के बारे में। तो ध्यान से समझें। आरंभ में आप प्याज के छिलके और या मनुष्य के गाल की कोशिकाओं को सूक्ष्मदर्शी से देख चुके होंगे। ठीक है, यह जो है क्लास 9 में आपको बताया गया है, जिसमें आपको प्याज के छिलके के ऊपर, ठीक है, लैब में सूक्ष्मदर्शी से आपको दिखाया गया था, और मनुष्य के गाल की कोशिका, गाल के अंदर से जो है स्लाइड से आपको निकाला गया था, उसको जो है सूक्ष्मदर्शी से देखा गया था। यह क्लास 9 की चीज़ें हैं। ठीक है, तो आरंभ में आप प्याज के छिलके या मनुष्य के गाल की कोशिकाओं को सूक्ष्मदर्शी से देख चुके होंगे। उनकी संरचना का स्मरण करें। ठीक है, प्याज कैसा आपको दिखा था माइक्रोस्कोप में, और गाल की कोशिकाओं को आपने कैसा देखा था, उसको आप याद कीजिए। उसमें आपने देखा था कि प्याज की कोशिका जो एक प्ररूपी पादप कोशिका है, जिसकी बाहरी सतह पर एक स्पष्ट कोशिका भित्ति, वह इसके ठीक नीचे कोशिका झिल्ली होती है। ठीक है, तो प्याज में आपने देखा कि प्याज की कोशिका जो है एक पादप की कोशिका होती है। प्याज की कोशिका जो है वह एक प्ररूपी पादप कोशिका है, जिसके बाहरी सतह पर आपको एक स्पष्ट कोशिका भित्ति, ठीक है, एक स्पष्ट कोशिका भित्ति सेल वॉल आपको दिखा था, और इसके ठीक नीचे सेल मेम्ब्रेन आपको दिखाई दिया था, कोशिका झिल्ली होती है। ठीक है, तो आपने सूक्ष्मदर्शी से क्या देखा था कि प्याज की कोशिका जो एक प्रारूपी पादप कोशिका है, जिसके बाहरी सतह पर एक स्पष्ट कोशिका भित्ति और इसके ठीक नीचे कोशिका झिल्ली होती है। मनुष्य की गाल की कोशिका के संगठन में, ठीक है, जब आपने मनुष्य के गाल की कोशिका को आपने माइक्रोस्कोप से देखा था, तो उसमें आपको क्या दिखाई दिया था कि मनुष्य की गाल की कोशिका के संगठन में बाहर की तरफ केवल एक झिल्ली संरचना निकलती दिखाई पड़ती है। ठीक है, तो मनुष्य के गाल की कोशिका में बाहर की तरफ केवल एक झिल्ली संरचना दिखाई पड़ती है। प्रत्येक कोशिका के भीतर एक सघन झिल्ली युक्त संरचना मिलती है, जिसे केंद्रक कहते हैं। ठीक है, तो जब मनुष्य के गाल की कोशिका में आपने देखा, तो उस कोशिका में केवल बाहर की तरफ एक झिल्ली दिखाई दी थी, लेकिन पादप कोशिका प्याज में आपने देखा था तो दो झिल्ली था, एक कोशिका भित्ति की था और एक कोशिका झिल्ली था। लेकिन जब आपने गाल की कोशिका में देखा तो केवल एक ही झिल्ली मिला था। लेकिन कोशिका के अंदर क्या था, तो प्रत्येक कोशिका के भीतर एक सघन झिल्ली युक्त संरचना मिलती है, जिसे केंद्रक कहते हैं। ठीक है, कोशिका के अंदर एक सघन झिल्ली युक्त संरचना मिली, जिसे केंद्रक कहते हैं। ठीक है, इस केंद्रक के अंदर क्या होता है, इस केंद्रक में गुणसूत्र होते हैं। ठीक है, इस केंद्रक में गुणसूत्र होते हैं, क्रोमोसोम होते हैं, जिसमें आनुवांशिक पदार्थ डीएनए होता है। ठीक है, तो प्रत्येक कोशिका के भीतर एक सघन झिल्ली युक्त संरचना मिलती है, जिसे केंद्रक कहते हैं। इस केंद्रक में गुणसूत्र होता है, जिसमें आनुवांशिक पदार्थ डीएनए होता है। ठीक, जिस कोशिका में झिल्ली युक्त केंद्रक होता है, ठीक है, अर्थात केंद्रक की बाउंड्री होती है, ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है न्यूक्लियस का, उसे यूकैरियोट, और जिसमें झिल्ली युक्त केंद्रक नहीं मिलता है उसे प्रोकैरियोट कहते हैं। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि कोशिका जो है यहाँ पे दो भागों में बट गई, यूकैरियोट और प्रोकैरियोट। यूकैरियोट किसे कहेंगे, जिसमें कोशिका में केंद्रक जो है वह झिल्ली युक्त होगा, न्यूक्लियर में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाया जाएगा, उसे यूकैरियोट कहेंगे। और जिसमें झिल्ली युक्त केंद्रक नहीं मिलता है, ठीक है, न्यूक्लियस में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता है, उसे प्रोकैरियोट कहते हैं। दोनों यूकैरियोट और प्रोकैरियोट कोशिकाओं में इसके आयतन को घेरे हुए, ठीक है, दोनों में, चाहे वो यूकैरियोट हो चाहे प्रोकैरियोट हो, इसके आयतन को घेरे हुए एक अर्ध तरल आव्यूह मिलता है, जिसे कोशिका द्रव्य कहते हैं। ठीक है, तो यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक दोनों कोशिकाओं के आयतन को घेरे हुए एक अर्ध तरल सेमी सॉलिड, ठीक है, सेमी लिक्विड आव्यूह मिलता है, जिसे कोशिका द्रव्य कहते हैं, साइटोप्लाज्म कहा जाता है। ठीक है, दोनों पादप और जंतु कोशिकाओं में कोशिकीय क्रियाओं हेतु, ठीक है, दोनों में पादप हो चाहे जंतु हो, दोनों में
कोशिकीय क्रियाओं हेतु कोशिका द्रव्य एक प्रमुख स्थल होता है। ठीक है, तो जो भी सेल की एक्टिविटी होती हैं, सेल की जो क्रियाविधि होती है, वह सब कहाँ होती है? कोशिका द्रव्य में होती है, साइटोप्लाज्म में होती है। कोशिका की जीव अवस्था संबंधी विभिन्न रासायनिक अभिक्रिया यही संपन्न होती है। ठीक है, तो जो भी रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं सब कोशिका द्रव्य में संपन्न होता है, साइटोप्लाज्म में संपन्न होता है। ठीक है, तो आप कोशिका का समग्र अवलोकन पढ़ रहे हैं। इसमें आपको 9th में प्याज के छिलके और मनुष्य के गाल की कोशिकाओं को सूक्ष्मदर्शी से दिखाया गया था। उन बातों को आप याद करें। उनमें आपको बताया गया, उनमें आपने देखा कि प्याज की कोशिका जो एक प्रारूपिक पादप कोशिका है, जिसकी बाहरी सतह पर एक स्पष्ट कोशिका भित्ति और इसके ठीक नीचे कोशिका झिल्ली होती है। मनुष्य की गाल कोशिका के संगठन में बाहर की तरफ केवल एक झिल्ली संरचना निकलती दिखाई पड़ती है। ठीक है, प्रत्येक कोशिका के भीतर एक सघन झिल्ली युक्त संरचना मिलती है जिसे केंद्रक कहते हैं। इस केंद्रक में गुणसूत्र होता है जिसमें आनुवांशिक पदार्थ डीएनए होता है। ठीक है, जिस कोशिका में झिल्ली युक्त केंद्रक होता है उसे यूकैरियोट, और जिसमें झिल्ली युक्त केंद्रक नहीं मिलता है उसे प्रोकैरियोट कहते हैं। दोनों यूकैरियोट और प्रोकैरियोट कोशिकाओं में इसके आयतन को घेरे हुए एक अर्ध तरल आव्यूह मिलता है जिसे कोशिका द्रव्य कहते हैं, साइटोप्लाज्म कहते हैं। ठीक है, दोनों पादप और जंतु कोशिकाओं में कोशिकीय क्रियाओं हेतु कोशिका द्रव्य एक प्रमुख स्थल होता है। कोशिका की जीव अवस्था संबंधित विभिन्न रासायनिक अभिक्रिया यही संपन्न होती है, कोशिका द्रव्य में संपन्न होती है। यूकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक के अतिरिक्त, ठीक है, जो यूकैरियोट कोशिका है उसमें केंद्रक के अतिरिक्त अन्य झिल्ली युक्त, ठीक है, विभिन्न संरचनाएं मिलती हैं जिन्हें कोशिकांग कहते हैं। ठीक है, सेल ऑर्गेनेल कहा जाता है। तो यूकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक के अलावा अन्य झिल्ली युक्त विभिन्न संरचनाएं मिलती हैं जिन्हें कोशिकांग कहते हैं, जैसे अंतःप्रदब्बी जालिका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सूत्रकणिकाएं अर्थात माइटोकॉन्ड्रिया, सूक्ष्मकाय माइक्रोबॉडी, गाल्जी सम्मिश्र गाल्जी बॉडी, लयनकाय लाइसोसोम व रसधानी प्रोकैरियोट कोशिका में झिल्ली युक्त कोशिकाओं का अभाव होता है। ठीक है, तो अगर प्रोकैरियोटिक कोशिका है तो उसमें झिल्ली युक्त कोशिकाओं का अभाव होता है, उसमें झिल्ली युक्त कोशिकाएं नहीं पाई जाती हैं, कोशिकांग नहीं पाए जाते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिका में झिल्ली युक्त कोशिकांग नहीं पाए जाते हैं, जबकि यूकैरियोटिक कोशिकाओं में झिल्ली युक्त कोशिकांग पाए जाते हैं, जिसका आपने उदाहरण देखा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, माइक्रोबॉडी, गोल्गी बॉडी, लाइसोसोम, वैक्यूल। ठीक है, अब आगे देखते हैं। यूकैरियोटिक व प्रोकैरियोटिक दोनों कोशिकाओं में झिल्ली रहित अंगक राइबोसोम मिलते हैं। ठीक है, तो चाहे यूकैरियोटिक कोशिका हो चाहे प्रोकैरियोटिक कोशिका हो, दोनों में झिल्ली रहित अंगक बिना झिल्ली के राइबोसोम मिलता है। ठीक है, जिसे झिल्ली रहित अंगक कहेंगे, बिना बाउंड्री के, बिना मेम्ब्रेन के ऑर्गेनेल होता है जिसे राइबोसोम कहते हैं। इसके अलावा एक और ऑर्गेनेल होता है जो जंतु कोशिका में होता है, पादप में नहीं होता है। ठीक है, तो जंतु कोशिकाओं में झिल्ली रहित तारक केंद्रक जैसे अन्य अंगक मिलते हैं। ठीक है, तो जंतु कोशिकाओं में बिना झिल्ली के एक और अंगक होता है जिसे तारक केंद्रक कहते हैं। ठीक है, लेकिन वह वनस्पति में नहीं होता है। यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक दोनों में कोशिका रहित अंगक राइबोसोम होता है, जिसके पास कोशिका जो है यह आपका झिल्ली रहित अंगक राइबोसोम होता है जिसमें मेम्ब्रेन नहीं होता है। यूकैरियोटिक व प्रोकैरियोटिक दोनों कोशिकाओं में झिल्ली रहित अंगक राइबोसोम मिलते हैं। कोशिका के भीतर राइबोसोम केवल कोशिका द्रव्य में ही नहीं बल्कि दो अन्य अंगक हरित लवक पौधों में और सूत्रकणिका में व खुरदरी अंतर्द्रव्य जालिका में भी मिलते हैं। ठीक है,
तो आप देख रहे हैं कि यूकैरियोटिक व प्रोकैरियोटिक दोनों कोशिकाओं में झिल्ली रहित अंगक अर्थात बिना मेम्ब्रेन के राइबोसोम मिलते हैं। और यह राइबोसोम कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? कोशिकाओं के भीतर राइबोसोम केवल कोशिका द्रव्य में ही नहीं मिलता, बल्कि दो अंगकों अर्थात हरित लवक पौधों में, क्लोरोप्लास्ट जो है वह पौधों में पाया जाता है, उसमें पाया जाता है राइबोसोम। और सूत्रकणिकाओं में अर्थात माइटोकॉन्ड्रिया में भी राइबोसोम पाया जाता है। इसके अलावा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम खुरदरी अंतर्द्रव्य जालिका में भी राइबोसोम पाया जाता है। ठीक है, तो कोशिका के भीतर राइबोसोम केवल कोशिका द्रव्य में ही नहीं बल्कि दो अन्य अंगकों हरित लवक और सूत्रकणिका में व खुरदरी अंतर्द्रव्य जालिका में भी मिलते हैं। जंतु कोशिकाओं में झिल्ली रहित तारक केंद्रक जैसे अन्य अंगक मिलते हैं जो कोशिका विभाजन में सहायता करते हैं। ठीक है, तो तारक केंद्रक जो है वह कोशिका विभाजन में सहायता करता है। यह भी क्या होता है? झिल्ली रहित होता है, इसका भी मेम्ब्रेन नहीं होता है, जो किसमें होता है? जंतु कोशिकाओं में होता है। तो जंतु कोशिकाओं में झिल्ली रहित तारक केंद्रक जैसे अन्य अंगक मिलते हैं जो कोशिका विभाजन में सहायता करते हैं। ठीक है, अब आते हैं कोशिका की साइज कैसी होती है, माप क्या होता है इसका। कोशिकाएं माप, आकार व कार्य की दृष्टि से काफी भिन्न होती हैं। ठीक है, कोशिकाएं जो होती हैं वे माप में, साइज, आकार, शेप में और कार्य, वर्क के दृष्टि से काफी भिन्न होती हैं। कोशिकाएं माप, आकार व कार्य की दृष्टि से काफी भिन्न होती हैं। जैसे उदाहरणार्थ सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा। सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है? माइकोप्लाज्मा, जिसे पीपीएलओ कहते हैं। सबसे प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म पीपीएलओ। सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा 0.3 माइक्रोमीटर लंबाई की, जबकि जीवाणु अर्थात बैक्टीरिया में 3 से 5 माइक्रोमीटर की होती है। ठीक है, तो जीवाणु की लंबाई जो है, बैक्टीरिया की लंबाई 3 से 5 माइक्रोमीटर होती है, जबकि सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा है जिसकी लंबाई केवल 0.3 माइक्रोमीटर होती है। ठीक है, तो ये छोटी कोशिका के बारे में बात हो गई। अब बड़ी कोशिका के बारे में आते हैं। पृथक की गई सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडे के समान है। ठीक है, अलग की गई सबसे बड़ी कोशिका जो है वो क्या है? शुतुरमुर्ग के अंडे के समान है। बहुकोशिकीय जीवधारियों में, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में मनुष्य की लाल रक्त कोशिका का व्यास लगभग 7 माइक्रोमीटर होता है। ठीक है, बहुकोशिकीय जीवधारियों में मनुष्य की आरबीसी लाल रक्त कोशिका का व्यास लगभग 7 माइक्रोमीटर होता है। तंत्रिका कोशिकाएं सबसे लंबी कोशिकाएं होती हैं। ठीक है, तो जो नर्वस सेल्स होती हैं, तंत्रिका कोशिका, यह सबसे लंबी कोशिकाएं होती हैं। ठीक है, ए बिंबाकार बहुभुजी, स्तंभी, घनाभ, धागे की तरह या असमाकृत प्रकार की हो सकती हैं। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि तंत्रिका कोशिकाएं जो हैं सबसे लंबी कोशिकाओं में होती हैं। ये बिंबाकार बहुभुजी, स्तंभी, घनाभ, धागे की तरह या असमान आकृति प्रकार की हो सकती हैं। कोशिकाओं का रूप उनके कार्य के अनुसार भिन्न हो सकता है। कोशिकाओं का जो रूप है वह उनके कार्य के अनुसार भिन्न हो सकता है। ठीक है, अब आइए देखते हैं विभिन्न प्रकार के आकार की कोशिकाओं का चित्र द्वारा प्रदर्शन। देखिए ध्यान से, यह विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं का फिगर यहाँ बना हुआ है, जिसमें आप देख सकते हैं यह आपकी लाल रुधिर कोशिकाएं हैं जो गोल और द्विअवतली हैं। ठीक है, लाल रुधिर कोशिका जिसका व्यास लगभग 7 माइक्रोमीटर होता है। ठीक है, तो यह आरबीसी है आपका लाल रुधिर कोशिका का आकार आप देख रहे हैं, गोल और द्विअवतली। यह श्वेत रुधिर कोशिका है जो अमीवावर्ती है, अमीवावर्ती है इसका आकार। ठीक है, डिफरेंट टाइप्स देख रहे हैं, अमीवावर्ती है, श्वेत रुधिर कणिका WBC। यह आपका स्तंभाकार उपकला कोशिकाएं हैं जो लंबी और सक्रिय होती हैं, स्तंभाकार उपकला कोशिकाएं जो लंबी और सक्रिय हैं। ठीक है,
फिर आप देखें ध्यान से, यह आप देखें, यह आपकी तंत्रिका कोशिका है जो शाखित व लंबी होती है। तंत्रिका कोशिका शाखित व लंबी होती है, इसका शेप इस तरह होता है। यह एक वाहिनिका दीर्घिकृत है, यह एक वाहिनिका का फिगर है जो एक दीर्घिकृत है, बड़ी फिगर है। यह आप देखें, यह आपका मध्योतकी कोशिका है, ठीक है। मध्योतकी कोशिका मृदुतक के सेल्स को दिखाए गए हैं जो गोल आकार के हैं, ठीक है। यह मध्योतकी कोशिकाएं हैं जो गोल आकार के हैं। एक वाहिनिका है जो दीर्घिकाकृत है। यह तंत्रिका कोशिकाएं हैं जो शाखित और लंबी हैं, ठीक है। यह आपकी लाल रुधिर कोशिका है, गोल द्विअवतली। यह आपका श्वेत रुधिर कोशिका है जो अमीमाकृति है। यह स्तंभाकार उपकला कोशिकाएं जो लंबी और सक्रिय है, ठीक है। तो यह डिफरेंट टाइप के आपकी कोशिकाएं हो गई। विभिन्न प्रकार के आकार की कोशिकाओं का प्रदर्शन आपने देखा। तो यह था कोशिका का समग्र अवलोकन के बारे में। अब नेक्स्ट वीडियो में प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के बारे में एक्सप्लेन किया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैं मनीष गुप्ता अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।